Good morning students. Today I am going to start the new topic momentum. सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मोमेंटम का, है ना। एक हमने टेनिस बॉल ली है, एक हमने क्रिकेट बॉल ली है। जैसे कि हम सबको पता है कि टेनिस बॉल हल्की होती है, इसका मास कम होता है, मतलब क्रिकेट बॉल भारी होती है, इसका मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। तो जब हम उसको दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो जब हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगा टेनिस बॉल को स्टॉप करने के लिए वो ज्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल, क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो मास होता है वो ज्यादा होता है, तो उसको हमें रोकने के लिए भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता पड़ा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, कि उसके मास पे डिपेंड करता है कि हमें कितना फोर्स उसको स्टॉप करने के लिए लगाना है। अब दूसरी बात होती है वेलोसिटी। अगर मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अगर मैंने टेनिस बॉल बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंकी है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, और अगर मैंने क्रिकेट बॉल को धीमे फेंका है ना, तो उस पर फोर्स कम लगेगा। तो इससे हमें ये भी पता पड़ा कि अगर वेलोसिटी कम है तो कम फोर्स लगता है, और वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगता है। तो ऐसे हमें पता पड़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि जिस वेलोसिटी से हम उस बॉडी को फेंक रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक 10 न्यूटन फोर्स हमने एक छोटी वाली कार्ड पे लगाया है, और जब हम उसको मूव करा रहे हैं तो वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है, जबकि उसका वेट है 10 kg। वैसे ही मैंने एक बड़ी कार्ड ली है, उसमें मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया है, और वो 100 kg की है, और वो 0.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रही है। तो हम यहाँ देखेंगे अगर कि इसका मोमेंटम क्या है और इसका मोमेंटम क्या है। तो पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, कि उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी पे उसका मोमेंटम डिपेंड करता है। कम मास है तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने उतना ही फोर्स लगाया है, दोनों चीजों पे सेम फोर्स लगाया है, तो हमारा जो मास है अगर वो कम है तो वेलोसिटी ज्यादा गेन करेगा, और अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम गेन करेगा। लेकिन जो उसका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मोमेंटम कहलाता है, और जो मोमेंटम होता है वो सारी चीजों का सेम होता है, चाहे वो 10 kg हो, चाहे वो 100 kg हो, चाहे वो 200 kg हो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे कि अब मैंने बोला कि इसका मास कितना था, 10 kg है फर्स्ट वाले कार्ड का, तो उस पर फोर्स 1 में बता देती हूँ। वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, इसका जो मोमेंटम था। ठीक है, अब सेकेंड वाले का मोमेंटम क्या था, मास था 100 kg और स्पीड आ गई उसकी 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि मास मतलब kg, M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, तो हमारा ये ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये दोनों का मोमेंटम P1 P2 दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, जबकि इनका मास अलग अलग है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जो हमारा मोमेंटम है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और मास पर भी डिपेंड करता है। तो जो फोर्स अगर हमने दोनों पे सेम लगाया तो जो हमारा मास है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, प्लस उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि दोनों की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। क्लियर? नाउ द मेन टॉपिक इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। अच्छा, जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जहां पर हम फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव होगी, तो वो भी हमारा मोमेंटम जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसमें क्या बोल रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब अगर हमारा किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो देखिए जब भी मोमेंटम चेंज होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था मोमेंटम का, P इज इक्वल टू M इंटू V। अब हमारा मास कभी भी बॉडी का चेंज नहीं होता। मेरी अगर कार है तो वो कार ही रहेगी, है ना। हो सकता है वो पहले रेस्ट पे थी, मैंने उसको पुश करके मूव करा दिया हो तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई हो,
तो हमारी जो मास है वो तो सेम रहेगा, पर क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वो 0 से कुछ 10 मीटर पर सेकंड या जो भी हमने स्पीड उसको दी है वो उसको मिल जाएगी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब भी होगा तो हमेशा मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी इनिशियल से फाइनल, जो कि हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में। तो हमारा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक ऐसा साइन आता है प्रोपोर्शनल का जो कि ये बताता है कि ये इसके प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस तरीके का रिलेशनशिप ये इसके साथ मेंटेन करेगा। कि अगर ये बढ़ेगा, चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होगा, मतलब ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये दोनों एक जैसे बढ़ेंगे, है ना। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये होता है प्रोपोर्शनल और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। तो जब भी ये हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो द चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, द फोर्स जो चेंज इन मोमेंटम होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी रेट ऑफ चेंज मतलब होता है टाइम टेकन, बीच में रेट ऑफ चेंज अगर आपने लिख दिया तो टाइम टेकन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लिखेंगे द चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर आपका वो एक अलग डेफिनेशन हो जाएगी। आप अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख दिया मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपने आप चेंज हो रही है। अब हमने बोला कि u जो होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, टाइम जो होता है इन सेकंड्स में होता है, जो मास होता है वो केजी में होता है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने बोला चेंज इन मोमेंटम, तो जब हमारा फोर्स को हम f से डिनोट करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन था हमारे पास, तो ये हो गया हमारा m v माइनस m u अपॉन t, है ना। तो हमने क्या बोला, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल से इनिशियल पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, मतलब इनिशियल से फाइनल में जो भी उसने वैल्यू को चेंज किया है वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो हमारा m सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम m को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। जैसा हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 v इजिकल v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है हमारा, ये होता है, ये आपको ये पता है v माइनस v इजिकल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं a की वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा a हो गया। तो हम इसको पुट करेंगे एज पर इक्वेशन नंबर 1 द v माइनस यू अपॉन टी इजिकल टू a, एक्सेलरेशन, ये होता है एक्सेलरेशन। तो हमारा ये क्या आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा बोल सकते हैं कि डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स निकल गया, अगर हम इसको प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं तो हमने बोला के जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया हमारे पास, जो कि के इजिकल टू 1 हमने पुट कर दिया, तो आ गया m इंटू ए। ये हमारा मेन डेरिवेशन है, f इजिकल टू m है। तो यहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन है, जो कि होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मास है वो है केजी में। तो जो फोर्स इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। एन से भी डिनोट कर सकते हैं और हम उसको एन से ही डिनोट करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, इसमें भी हमें सेम इन सबको डिराइव करना है, इसलिए हमें इसको बहुत इजी तरीके से समझना है। तो हमें ये समझ लीजिए कि जब भी हम चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, मतलब हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स का कोई ना कोई मास होता है और वो मास फिक्स रहता है। ऐसा तो नहीं है कि हम धक्का मारेंगे तो उसका मास कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। मास फिक्स है, उसकी वेलोसिटी हम कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो कम से जब हमने ज्यादा की तो उसका जो डिफरेंस होगा या चेंज इन मोमेंटम होगा उसी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा फोर्स। या आप बोल सकते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो है कैचिंग क्रिकेट बॉल। जब भी हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा हाथ पीछे करके कैच करते हैं, जिससे हमारे हाथ पे बहुत ज्यादा हर्ट ना हो। अगर हम उसको ऐसे ही करेंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा दर्द देगा, या दर्द मतलब बहुत ज्यादा फोर्सफुली जब हमारे हाथ पे आके उसका लगेगा बॉल
तो वो हमें बहुत ज़्यादा पेन देगा, हाथ में बहुत दर्द होगा। तो हम हमेशा जब भी कैच करते हैं तो हाथ को थोड़ा सा पीछे करके रिड्यूस करते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, हम उसका मोमेंटम या टाइम जो है वो टाइम कम करने की कोशिश करते हैं या टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब टाइम बढ़ता है तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम अगर हम बढ़ा देंगे किसी भी चीज का तो उसके ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, पीछे किया हाथ, तो मेरा टाइम क्या कर रही हूँ, मैं कम करती जा रही हूँ। क्योंकि मैं हाथ को पीछे की तरफ ले रही हूँ तो हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है उसको पकड़ने के लिए या उसको कैच करने के लिए। तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड हमारा है द केस ऑफ अ हाई जंपर। जो हमारा हाई जंपर होता है वो रनिंग कर आता है और फिर जंप करता है। क्यों? क्योंकि उसको मोमेंटम चाहिए, उसमें एक वेलोसिटी होती है, एक मास होती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा हाई जंप कर सकता है। अगर वो रन करके नहीं आएगा तो वो हाई जंप नहीं कर सकता। थर्ड है सीट बेल्ट इन कार। तो कार में जो सीट बेल्ट होती है वो क्या होता है, जब हम कार में बहुत स्पीड में जा रहे हैं, हमने सडनली ब्रेक लगाया तो हम फॉरवर्ड आते हैं, जैसे कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पता है। ठीक है, तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हम फॉरवर्ड आते हैं, जिससे कि हम आगे यहाँ पे टकराते हैं। तो सीट बेल्ट क्या करता है, हमको यहाँ प्रोटेक्शन देता है कि हम आगे सीट से या जो भी है यहाँ पे डैशबोर्ड से ना टकराएं। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो मोमेंटम है, जो टाइम है, वो टाइम क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। टाइम इंक्रीज कर देता है तो हमारे ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हमारा जो मोमेंटम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम जब टकराते हैं तो हमारी स्पीड बहुत कम हो चुकी होती है, तो वो ऑलरेडी उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम टाइम के साथ आगे एग्जाम्पल्स में, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला याद करना है, F=ma। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें याद रखना है। और जब भी कुछ कोलाइड होता है, जैसे अगर कोई साइकिल है वो अगर कार से टकराएगी तो कार को ज्यादा नुकसान नहीं होगा पर साइकिल को ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी कार है उसका वेट ज्यादा है, मास ज्यादा है। जब उसका मास ज्यादा है तो वो हमें ज्यादा इनर्शिया रहेगा उसका, तो वो हमें ज्यादा हार्म करेगा, है ना। और जो हमारी साइकिल है उस पे हमारा मास बहुत कम है, तो जब वो किसी कार से टकराएगी तो कार पे कम लॉस होता है एज कम्पेयर टू साइकिल। साइकिल हो सकता है पूरी चकमाचूर हो जाए, हमारी कार को खरोंच आ जाए बस, है ना। तो वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो कोई चीजें कोलाइड होती हैं, आपस में टकराती हैं, है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मोमेंटम के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर इसको आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको आगे के जो मोमेंटम है और इन सब के आगे के जो टॉपिक्स हैं एनर्जी के, वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि आगे की जो ग्रेविटेशन और ये सारे चैप्टर्स हैं वो इन्हीं पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।